हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बोधिसत्वा पर एंड दिस इज दीपक गौतम. Today here with you to discuss history paper 3 and 4 of our main test series program. And friends, this test series has been on our platform since 21st of April 2020, and by this day we are done with polity section, we are done with history ethics paper 4, and now completing ancient history thoroughly. And friends, I would love to congratulate those students who are continuously writing this examination. I want other to follow the same pursuit. कि अगर आप इस 3 महीने के ब्लाइंड स्पॉट में अच्छे से सेल थ्रू कर जाते हैं तो बिलीव मी और नॉट यू विल बी हैविंग एडेड एडवांटेज एंड एज ओवर अदर स्टूडेंट. Apart from that, I would love to add certain advice before I start the discussion. Well friends, those who of you are writing the mains answers, आप कंटेंट पे बहुत रिलाई कर रहे हैं. Content is one part of the question, okay, and it is no more than 40%. Clear? First and foremost thing is to understand the question. As you understand the question clearly, you are done with half of the marks. और आप के पास जो इंफॉर्मेशन है तब आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की डिमांड में इम्बाइव करना है. यू आर सपोज टू फॉलो एंड फोकस ऑन द फ्लो ऑफ द क्वेश्चन, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड द प्रेजेंटेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन विच यू आर हैविंग. क्लियर? जब आप इन तीनों चीजों के एक अलाइनमेंट प्रेजेंट करते हो तो आपका जो आंसर्स है वो इफेक्टिव बनते हैं और वो अच्छे मार्क्स फेच करते हैं. अगर आप सिर्फ कंटेंट पर रिलाई करेंगे तो बिलीव इट और नॉट, यू विल बी गेटिंग एवरेज मार्क्स और बिलो एवरेज मार्क्स. So now the ball lies in your court that how you wanted to excel and advance, and I have give you elaborate evaluation and remarks on this particular point itself. So cutting myself short here, and I'm starting the discussion of today's paper. Today's paper, the third paper, and the first question of this paper was about Ashoka Dhamma was neither a new religion nor a branch of Buddhism. In this context, throw light on the true nature of the Dhamma. अशोक का धम्म का सिद्धांत ना तो कोई नया धर्म था और ना बुद्ध धर्म की शाखा थी. इस संदर्भ में अशोक के धम्म के सिद्धांत की सही प्रकृति पर प्रकाश डालिए. आपको इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या करा, इस क्वेश्चन को सीधे आंसर कर दिया ट्रू नेचर ऑफ बुद्धिज्म. आपको वो नहीं करना था. यहां कुछ ने क्या करा कि व्हाइल दे वर आंसरिंग द ट्रू नेचर दे स्टार्टेड निगेटिंग दैट पर्टिकुलर सेकंड अप्रोच इज गुड. क्या आप क्वेश्चन में साइमल्टेनियसली उसको निगेट कर सकते हैं, बट उसमें क्या होता है टीचर को कॉपी को पढ़ना और क्वेश्चन को बहुत ज्यादा एम्फेसिस देकर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. और जिनको थोड़ा सा भी राइटिंग का इशू है वो तो इस चीज को फॉलो बिल्कुल ना करें. और अगर आप कर भी रहे हैं, चाहे आपका राइटिंग अच्छा है या नहीं है, आप उसको अंडरलाइन जरूर करें. आप उसको अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है टीचर उस पर्टिकुलर टॉपिक को मिस कर जाए. क्योंकि आफ्टर रीडिंग 3 और 4 कॉपीज हम एक इवेल्युएटर के साथ क्या होता है, क्योंकि मुझे एक लंबा एक्सपीरियंस है इवेल्युएट करने का, तो उसमें टीचर फिर एक सेट बना लेता है. ओके, अब उसको एक स्ट्रक्चर में चीजें चाहिए, क्योंकि उनके पास भी एक जो आंसर होता है वो जो डिस्कस करके एक कॉमन आंसर फ्रेम करते हैं उसमें भी एक स्ट्रक्चर होता है और आपको उस स्ट्रक्चर को फॉलो जरूर करना है जिससे कि चीजें बहुत आसानी से और स्मूथ वे में टीचर के पास पहुंच जाए. पहले आपको निगेट करना था कि जैसे मैंने करा है इसमें जेएस फ्लीट ने स्टेटेड दैट इट वाज अशोका ने एक कोड ऑफ कंडक्ट डाला था ऑफिशियल के सामने, तो वो स्टेट रिलीजन के तौर पर अडॉप्ट कर लिया था. बहुत सारे जो बहुत सारे जो हिस्टोरियंस है वो इसको बोलते हुए कि वो अपनी पावर से ब्लाइंड हो गया था इसलिए वो एक रिलीजन इंपोज करना चाहता था. जैसे दीन इलाही में अकबर के बारे में बोला जाता है. दैट वाज आल्सो वन ऑफ द सिमिलर कॉन्सेप्ट. साइमल्टेनियसली अनदर सेक्शन ऑफ हिस्टोरियन दे हैव स्टेटेड दैट इट वाज नथिंग बट द ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म, लाइक सैनर्ड सेट, त्रिपाठी सेट. कैसे था? क्योंकि वो ही टर्न इनटू द बुद्धिस्ट और वो एक शैवाइट से बुद्धिस्ट बन जाता है और फिर वो उस पॉलिसी को अडॉप्ट करता है और उसी अडॉप्शन को उन्होंने एक प्राइमा फेशिया एविडेंस मान लिया था इस चीज के लिए. अगर हम भंडारकर साहब को पढ़ें तो भंडारकर साहब साफ साफ इसको बोलते हैं. देखिए, जरूरत नहीं है आपको इन हिस्टोरियंस को डालने की, आप खुद एक हिस्टोरियन की तरह आंसर को लिखने की कोशिश करिए. क्लियर? Then you are supposed to throw a light on the true character. Finally, आपको conclude करना था इस क्वेश्चन को. Therefore, it can be concluded that Dhamma was a model code of conduct to ensure the ethical moral upliftment of subject and has nothing to do with religion or Buddhism. बहुत सारे students ने इसको अच्छे से नहीं लिखा and I want you to follow this particular flow of the answer. में देखिए, ये content आपको कहीं भी मिल जाएगा. Content is not that important. What is important is to understand कि आपको कोई क्वेश्चन प्रेजेंट करा गया तो फ्रेम करने वाले का माइंड किस तरीके से रन करना था. तो आपको भी उस रनिंग माइंड को रीड करने की प्रैक्टिस
करनी चाहिए. Next question was most easy question. You were supposed to reflect on the features of political administrative aspect. आपको राजनीतिक प्रशासनिक ढांचे की विशेषताएं. देखिए राजनीतिक और प्रशासनिक करता तो आप उसको अलग अलग करके लिख सकते थे, लेकिन अगर राजनीतिक और डैश प्रशासनिक दे रखा है तो आप उसको एक साथ भी आंसर कर सकते हैं. देखिए आप पहले ही जानते हैं कि बहुत सेंट्रलाइज्ड मोनार्की था, डिस्पॉट था, इंपीरियलिस्ट था, तो सारी शक्ति किसके हाथ में होगी? राजा के हाथ में होगी. नेक्स्ट उसकी जो वर्ड्स होंगे शब्द ही शासन होंगे. फर्दर अर्थशास्त्र हिमसेल्फ रिफ्लेक्ट ऑन दिस एस्पेक्ट के जो आप जो किंग है उसको अपने एम्पायर को एक्सपेंड करते जाना चाहिए अंटिल अनलेस ऑल द फियर इज बीइंग एलिमिनेटेड. ये उसकी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट था. इंपीरियलिस्ट पार्ट यही था पर्टिकुलरली जो मॉडर्न पीरियड में फॉलो करा था. सेंट्रलाइज्ड आपने बहुत इजीली इसको आंसर करा था और क्वेश्चन यहां पर दे भी रखा है कि आप सारा देख सकते हैं. फर्दर इट वाज अ ब्यूरोक्रेटिक स्टेट. दैट स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते थे किंग को एडवाइस करने के लिए, पुरोहित होते थे, सेनापति होते थे, युवराज होते थे, सेक्रेटरी हुआ करते जिनको अमात्यास बोला जाता था, अध्यक्षाज होते थे, महामात्यास हुआ करते थे. तो इन सारी चीजों को आप एक वेल फंक्शनल एस्पियोनेज सिस्टम भी था, इसको आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं. इट वाज हैविंग द एलिमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट. जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से आपको मिलता है कि सुदर्शन लेक का निर्माण करवाया गया था. क्यों करवाया गया था? ताकि पानी की अवेलेबिलिटी इंश्योर की जा सके. They were having well functional judicial system, dharma sthanik and kantak shodak, civil and criminal administration respectively, apart from the village panchayat system. Apart from that it was a police state and police is having tremendous role to be played during the modern administration. police का बहुत बड़ा काम हुआ करता था. recent researches have surfaced that it was having elements of decentralization. जैसे जो राजा का कंट्रोल हुआ करता था वो बेसिकली न्यूक्लियस स्टेट पर हुआ करता था, या कि जो कैपिटल उसके सराउंडिंग वाले रीजन. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप दूसरे रीजन की बात करें जो फ्रंटियर रीजन्स थे वहां पर रिलेटिव ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर रखी थी. इवन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल इंडिपेंडेंस के भी, ऑटोनॉमी के भी एविडेंसेस मिलते हैं जो हमें इंडिका एज वेल एज अर्थशास्त्र दोनों मेंशन करते हैं पाटलिपुत्र के बारे में. और सिमिलर अरेंजमेंट माइट हैव बीन फॉलोइंग ऑन द अदर पार्ट ऑफ द एम्पायर व्हिच इज हैविंग इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट्रल सिग्निफिकेंस. फर्दर गिल्ड वर आल्सो गिविंग सिमिलर स्टेटस. देखिए अगला क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन था उसमें बहुत सारी गलतियां मेरे को देखने में मिली. अशोकास पिलर एक्सेप्ट सिद्धार्थ, नोबडी राइट दिस आंसर ऑन दिस फ्लो. जो आंसर था अशोक के स्तंभ फारसी स्तंभों की विशिष्ट नकल थे. क्या आप सहमत हैं? आपसे मैंने पूछा कि वो देवर द कॉन्स्पिक्यूअस इमिटेशन, साफ साफ क्या उनकी नकल थे? नहीं, ऐसा नहीं था. देवर मोर ऑफ इंडिजिनस. हाँ, हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर डायमेंशन में वो सिमिलैरिटीज हैं. जो सिमिलैरिटीज थी लाइक दोनों सारे लोहे के बोल रहे हैं, स्टोन के बने हुए थे. उनका एक जो शेप थी वो बेल शेप था, ऊपर कैपिटल हुआ करती थी, ग्लॉसी सरफेस था, पॉलिश हो रखी थी. लेकिन अगर आप उनकी डिसिमिलरिटीज रीड करें तो आपको डिसिमिलरिटीज ज्यादा मिलेंगी. जैसे कि अशोकन पिलर मोनोलिथिक हुआ करते हैं, यानी एक पूरा पत्थर हुआ करता था. बाकी जो पर्शियन पिलर थे वो डिफरेंट पीसेस ऑफ स्टोन से मिलकर बना हुआ करते थे. अपार्ट फ्रॉम दैट यू मे ऑल्सो रीड दैट जो आउटर सरफेस में जो पिलर थे वो पिलर जो अशोकन पिलर था वो स्मूथ हुआ करता था, जबकि जो पर्शियन पिलर था वो ग्रूव थे. यानी अगर तुम देखें तो आप उनकी पिक्चर देखिएगा जाके, उनमें लाइन हुआ करती थी. वो इंपॉर्टेंट था. इवन जो पॉलिश यूज करी गई है अशोकन पिलर पे, दैट वाज इंडिजिनसली प्रैक्टिस अर्लियर इवन सिंस 800 BC. तो वो चीजें आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करनी थी. यानी आपको मैंने बोला डू यू एग्री, तो आप एग्री हो सकते थे, आपको राइट था एग्री होने का. बट आप जब भी किसी चीज का एग्री हो रहे हैं तो आपके एविडेंसेस ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए. क्लियर? So the next question of this particular test was estimate the spread of Ashokan Empire through his inscription. बहुत easy question था, मुझे जरूरत मिलने लगी. एक आप मैप डाल के आप चारों तरफ बता सकते थे कि मनसेरा, कलसी, नीचे सेदपुरा, उधर महास्थानगढ़, बीच में गुर्जरा. आप इन सारे एविडेंसेस को लेके थोड़ा थोड़ा बता देना था कि यहाँ पर था, ये यहाँ पर था, ये यहाँ पर था, ये यहाँ पर था. The third question was very important. How does अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य असिस्ट अस टू अंडरस्टैंड द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन? वेल, मैंने थोड़ा सा एक्सटेंसिव लिखा, सोसाइटी का भी एक पॉइंट डाल दिया था, वो जरूरी नहीं था, आपको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस करना था. तो पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ के बारे में अगर बात करें तो वो मोनार्कियल सिस्टम को सपोर्ट करते थे और ही यूज्ड टू डिस्पाइज द रिपब्लिकन सिस्टम. और रिपब्लिकन सिस्टम को डिस्पाइज करने का रीज़न क्या था? क्योंकि उस समय पर जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था उसमें मोनार्की ज़्यादा इफेक्टिव फील होती थी. अगर आप देखें लिच्छवी किंगडम जो था, शका किंगडम जो था, दे वर ऑल रिपब्लिकन्स, और वहाँ पर हमेशा इंटरनल क्राइसिस डोमिनेट करती थी. He also enjoined upon the king the responsibility to ensure the welfare of the masses and he stated that that happiness of the king lie in the happiness of the subject. यानी कि अगर राजा की खुशी उसकी जनता की खुशी में निहित होती है. इस चीज को एम्फेसिस देके चलना था. एडमिनिस्ट्रेशन
he have given the elaborate description about the district of capital city of Patliputra. Apart from that, the role of अध्यक्षा राजुका, so उन्होंने काफ़ी सारा उसके बारे में बात करी गई है. रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इफेक्टिव था. रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने बताया है कि राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कि राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंश्योर करे कि उसके पब्लिक एक्सचेकर हमेशा रेप्लेनिश होते रहना चाहिए विद एडिशनल रिसोर्सेज और व्हेन एवर इट इज पॉसिबल. लाइक सप्तांग थ्योरी 7 सिस्टम आप देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे बताया. दुर्ग के बारे में बोला उन्होंने, कोश के बारे में बोला उन्होंने, राजा के बारे में बोला. प्रीवियसली मैंने उनमें से कुछ पार्ट आपको क्वेश्चन में ही आंसर कर दिए हैं. मॉडर्न इकोनॉमी एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल था इकोनॉमी को इंश्योर करने में. लाइक सीता अध्यक्षा किसका कंट्रोल करता था? क्राउन लैंड को कंट्रोल करता था. वो इंप्लीमेंट्स प्रोवाइड कराते थे, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पे बात होते थे, गिल्ड्स को प्रोटेक्शन दिया जाता था और सेकंड इंडस्ट्री को काफ़ी प्रमोशन देते थे. तो एडमिनिस्ट्रेशन का उसमें भी एक रोल था. दैट्स वेयर यू आर सपोज टू आंसर दिस क्वेश्चन. मॉडर्न सोसाइटी के बारे में आप रीड कर सकते हैं. ही हैव गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द स्लेवरी, वर्ण सिस्टम. ही आल्सो टॉक्ड अबाउट द ब्राह्मणिकल सिस्टम. ही आल्सो टॉक्ड अबाउट द स्टेटस ऑफ क्राफ्टमैन इन द सोसाइटी, दैट इफ यू कट थंब, अगर आप अंगूठा काटते हैं तो आपको कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी आर्टिशन के केस में. सो दिस वाज एस्पिनेज सिस्टम, बहुत इफेक्टिव एस्पिनेज सिस्टम था. और उन्होंने विश्वकन्यास वगैरह के बारे में भी एलैबोरेट डेफिनेशन दी. देखिए ये क्वेश्चन आपको आंसर करना था क्रिटिकल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. फोर्थ क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन द रेलेवेंस ऑफ इंडिका ऑफ मैगस्थनीज इन अंडरस्टैंडिंग द मौर्यन पीरियड. मौर्य काल को समझने में मैगस्थनीज की इंडिका के महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए. बट आपने उसको कुछ मैनी ऑफ यू हैव रिटन द क्वेश्चन इन सिंपल लैंग्वेज. इलेबरेट कर दिया आपने कि कैसे कैसे उसने फायदा दिया. यहाँ आपको इस तरीके से आंसर करना था कि उसने 7 फोल्ड डिवीजन के बारे में बात करी. उन्होंने इविल जो स्लेवरी था उसके बारे में बोला कि अब इंडिया में है नहीं, विमेन को स्टेटस हाई है. ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट के बारे में बात करा और कैपिटल मैनेजमेंट की एब्सेंस. देखिए इज यू 50 है उसको आप करेक्ट करके 30 कर लीजिएगा, वो मिसप्रिंट हुआ है, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है. देन आपको जो सेकंड पोर्शन था फिर आपको बताना था कि कैसे ये जो इंफॉर्मेशन हम रीड करते हैं मैगस्थनीज से उसमें कुछ फ्लॉज हैं. जैसा पहला था कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में सर्टेन फ्लॉज थे, इसमें जो उनकी इंफॉर्मेशन थे उसमें सर्टेन फ्लॉज थे. जैसे उन्होंने 7 फोल्ड डिवीजन प्रोफेशन बेस दे दी जो यूरोप में होती होगी, बट इंडिया में वो वर्ना सिस्टम था और उन्होंने उसको कहीं ना कहीं मिस इंटरप्रेट या मिस रीड कर लिया. नेक्स्ट ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द मिसिंग एलिमेंट ऑफ स्लेवरी, जबकि अर्थशास्त्र बोलता है कि नहीं स्लेव तो इंडिया में फ्री थे, स्पेशली डोमेस्टिक स्लेव डोमिनेट करते थे. मैगस्थनीज को मिस करा होगा और मिस करने के पीछे ये रीजन रहा होगा जो कंडीशन ऑफ स्लेव इंडिया में थी वो ज़्यादा अच्छी रही होगी, क्योंकि हमारे जो वर्ना सिस्टम है उसमें इस तरीके से सोशल स्पेस डिवाइड कर दिया गया था कि कोई किसी का एक्सप्लॉयटेशन उस लेवल पे ना करता हो जो कि यूरोप में या अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में होती थी. ये चीजें आपको इसमें एस्पेक्ट में आंसर करनी थी. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था. ग्रेटनेस ऑफ अशोका एक इनोवेटिव क्वेश्चन था. आई जस्ट रिफ्लेक्टेड ऑन दिस क्वेश्चन. ग्रेटनेस ऑफ अशोका द ग्रेट डज नॉट रिफ्लेक्ट इन हिज विक्ट्री in the battlegrounds unlike his grandfather Chandragupta Maurya rather in other dimension. That means अशोका की जो महानता थी वो उसके दादा की तरह वॉर इन बैटल में डिसाइड नहीं हुई थी, युद्ध के मैदान में डिसाइड नहीं हुई थी, जबकि और अदर डायमेंशन में थी. जैसे कि आपको क्या करना था फर्स्ट पार्ट में, आपको चंद्रगुप्त मौर्य की जो पॉलिटिकल विक्ट्रीज थी उनको रिफ्लेक्ट करना था. अगर आप उन पर रिफ्लेक्ट कर रहे थे, जैसे कि आप मिलिंद पानो का डिस्क्रिप्शन देखें, यदि आप प्लूटार्क का डिस्क्रिप्शन देखें, अगर आप गिरनार इंस्क्रिप्शन पढ़ें, तो इन सारे से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सारा जो एम्पायर था अशोक से पहले ही अशोक को बिल्ड करके दे दिया गया था. मेजॉरिटी ऑफ देम हैज बीन वन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. तो आप उसको डालने के बाद तब आपको डालना था कि अशोक ने कलिंगा वार के बाद कोई भी ऐसा वॉर नहीं लड़ा जिससे कि उसकी मिलिट्री माइट रिकॉग्नाइज होती हो, रादर उसकी माइट जो रिकॉग्नाइज होती है जो पीस ओरिएंटेशन ही हैव प्रोवाइडेड. लाइक ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ धम्म घोषा इन प्लेस ऑफ भेरी घोषा. ही हैज अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ पैटर्नलिस्टिक, ही इम्पार्टेड पैटर्नलिस्टिक ओरिएंटेशन टू द एम्पायर. ही also adopted welfare measures, humanitarian reforms, peace, winning the neighbors by peaceful means, and spreading the Indian culture all across the globe, और especially to the western part, the eastern part, China. तो वहां जो एक स्प्रेड थी वो इंपॉर्टेंट थी. ये एस्पेक्ट आपको रिफ्लेक्ट करके चलना था. और क्वेश्चन इजी था बहुत. कुछ क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स उसको नहीं लगा, इट्स ओके.
द नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ पेपर. इसमें सारे क्वेश्चन जो दिए गए थे वो शॉर्ट आंसर दिए गए थे, जो 10 मार्क्स यूपीएससी, 8 मार्क्स यूपीपीएससी और 6 मार्क एमपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट थे. पहला क्वेश्चन था अबाउट द गिल्ड्स. और गिल्ड जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन थे एंशिएंट इंडिया पे. तो आप जितनों ने भी इसका आंसर बहुत अच्छे से आंसर नहीं करा है, आप सभी इसको आंसर को प्रिपेयर कर लें, या तो यहाँ से इंफॉर्मेशन बोरो कर लें या आर एस शर्मा से ले सकते हैं, और अदर रिसोर्सेज से इंटरनेट पे भी गूगल करके आपको इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल होगी. वेल फ्रेंड्स, द फर्स्ट यू आर सपोज टू इंट्रोड्यूस द गिल्ड्स. गिल्ड क्या थे? गिल्ड वर नथिंग बट कॉर्पोरेट इन मॉडर्न डेज बिजनेस हाउसेस और कॉर्पोरेट हाउसेस जो स्पेशलाइज करते हैं इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में. इस चीज को आपको रिफ्लेक्ट करना था. एंड दिस इज वेयर यू आर सपोज टू आंसर दिस. उनका रोल कैसा था एज अ प्रोड्यूसर? उनका रोल क्या था? आयरन स्मिथ होते थे, ऑयल प्रोड्यूसिंग थिंग, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स में, उसमें क्राफ्ट में वो लोग इन्वॉल्व होते थे. गिल्ड एज अ बैंकर पैसा लेते थे, इन्वेस्ट करते थे, उस पर रिटर्न देते थे. इफ यू विल रीड द मथुरा इंस्क्रिप्शन ऑफ विस्का यू विल गॉट टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज ऑल्सो स्किल इम्पार्टिंग इंस्टीट्यूशन. अपना उनका एजुकेशन सिस्टम होता था और उसको वहाँ पर अपने जो जनरेशन टू जनरेशन उसको चैनल करते थे. दे वर ऑल्सो द ट्रेडर्स. क्लियर? सो ये चीज़ें आपको यहाँ पर आंसर करनी थी. द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज द अबाउट द सिल्क रूट. सिल्क रूट वॉज अ कॉग इन द व्हील ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग कुशाना पीरियड. आप आपको इस क्वेश्चन को रीड करेंगे कि रेशम मार्ग कुशाना काल में आर्थिक विकास के पहिए की धुरी था. सिंपल क्वेश्चन था, आपको बताना था सिल्क रोड है क्या, किसके पीरियड में डेवलप हुआ. नेक्स्ट यू आर सपोज टू टॉक अबाउट कि सिल्क रोड आने से चाइना का जो ट्रेड था वो यहाँ से जाता तो यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता था, वो रेवेन्यू आता था और उससे हमको क्या होता था, उससे हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो इन्वेस्टमेंट में कैपिटल फॉर्मेशन फर्दर एक्सपैंड होती थी. फर्दर अगर हम आप सिल्क रूट के बारे में रीड करें तो आपको और एक दो चीज़ें समझ में आएंगी, जैसे कि आप रॉ सिल्क इंपोर्ट करते थे चाइना से और उसको प्रोसेस करके आप यूरोप में बेचा करते थे. उसके अलावा अदर गुड्स भी आप इसी के थ्रू दिया करते थे. तो और एक सेफ ट्रेड रूट डेवलप हुआ. उस सेफ ट्रेड रूट से क्या था कि आपका एडवांसमेंट बढ़ा, ट्रेड एडवांसमेंट हुआ. फिर जो रिचेज आई उन्होंने उसमें एक महायानिस्ट कल्चर, महायानिस्ट एस्पेक्ट को भी आप ऐड कर सकते हैं. जब आप इन सारी चीज़ों को ऐड करेंगे तो आपका एक होलिस्टिक आंसर जनरेट हो जाएगा. फाइन. सो इस तरीके से आपको इसकी फ्लो को पिक करना था. जबकि आपने लिखा तो बहुत बहुत सेटिस्फैक्टरी आंसर मुझे किसी का भी नहीं लगा था. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट दिस के जो मूर्ति कला यानी कि स्कल्पचर्स के स्कूल थे वो कौन कौन से स्कूल से मर्ज हुए थे. कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द वेरियस स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर एवॉल्व्ड एंड फ्लॉरिश ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड. तो आपको एवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा लिखना था. वो आप लिख सकते हैं कि इमरजेंस किसके पीरियड में हुआ, मथुरा कब हुआ, गांधारा कब हुआ, अमरावती कब हुआ. फाइन. जोग्राफिकल एरिया आप आइडेंटिफाई क्लियरली इसके कर सकते हैं. देन रिलीजियस एसोसिएटेड, मथुरा तो बहुत ओपन था, जैन, बुद्धिस्ट, बैमेनिकल, सेकुलर इमेजेस, इमेजेस ऑफ किंग एंड क्वींस लाइक अशोका की बेहेड एक इमेज मिलती है. गंधार स्कूल में बेसिकली लार्जली कन्फाइंड टू द बुद्धिस्ट एस्पेक्ट, बोधिसत्वास. एंड अमरावती ऑल्सो हैविंग अदर एलिमेंट्स अपार्ट फ्रॉम द बुद्धिस्ट लाइक इमेजेस ऑफ फ्लावर्स, इमेजेस ऑफ एनिमल्स एंड ऑल दैट. फीचर्स जो थे इनिशियली इंडिजिनस था मथुरा स्कूल, बट ग्रेजुअली it with the influence of Gandhara was also received in this particular region. तो उसकी जो aspect थी loose drapery थी, wearing ornaments, a slightly flashy body थी and bulging tummy था जो initially, but later on images were more of a muscular and more of a Gandhara type. Gandhara में जो Hellenistic Greco-Roman effect था तो जो images थी they were more like Greek gods, Apollo and all that. Apart from that they were having curly hair, halo effects and debris. These effects you were supposed to add. और जो अमरावती का था उसमें फेमिनिन एस्पेक्ट को ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट वाज अबाउट द महायाना स्कूल. थ्रो लाइट ऑन द राइज ऑफ महायाना स्कूल एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस. यानी उसके जो विकास पर प्रकाश डालते हुए उसके महत्वों को विवेचना कीजिए. आपको बताना था कि कैसे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में इसमें डिफरेंस हुए, इनमें क्या बेसिक डिफरेंसेस थे जिससे ये दोनों अलग हो गए. और वेरी इजी क्वेश्चन. सिग्निफिकेंस कहा था कि एक तो बुद्धिज्म की पॉपुलैरिटी बढ़ी, इसकी वजह से वो इजी था, मर्चेंटों के साथ जा सकते थे आप. और अपार्ट फ्रॉम दैट जो ट्रैवल जब दूसरे देशों में गए, दूसरी जगहों पे गए तो वहां पर दे ऑल्सो ब्रॉट द सेम नोशन अलॉन्ग विद दैट एंड दैट वाज ऑल्सो गॉट अडॉप्टेड बाय द अदर पीपल इन द अदर सेक्शन ऑफ द नेशन और अदर पार्ट ऑफ द
word. Simultaneously, it also boosted the economy क्योंकि जो Mahanist monasteries थी, they become the great consumers और उनके आसपास एक पूरा फ्लोरिशिंग इकोनॉमी डेवलप होने लगी थी क्योंकि आप वहाँ पर डिमांड बढ़ेगी तो वहाँ पर सप्लाई के लिए भी बोलेंगे, ट्रेडर्स आ रहे हैं, मर्चेंट आ रहे हैं, तो वहाँ पर ट्रेडिंग हब्स स्टार्ट हो जाएंगे, सेकेंडरी एक्टिविटीज इवॉल्व होना शुरू हो जाएंगी. तो दिस वाज समथिंग यू आर सपोज टू रिफ्लेक्ट ऑन. एंड देन लास्ट वर्ड, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू शुड प्रिपेयर आंसर ऑन दैट, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन. फाइन. सो उसमें पहला आपको डालना था कि पॉलिटिकल हिस्ट्री आपको मौर्य मिलता है, रुद्रदामन की मिलती है, और लेटर ऑन गुप्ता वगैरह के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से मिल जाती हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द वेलफेयर मीजर टेकन बाय द गुप्ता एम्पायर, सॉरी मॉडर्न एम्पायर. ये भी आपको एक एलिमेंट मिलता है कि उस समय पर उसको इंश्योर करा जाता था. अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर ऑल्सो सपोज टू थ्रो लाइट ऑन द कल्चरल एस्पेक्ट. लाइक आपको लैंग्वेज के बारे में बात करनी थी कि संस्कृत में लिखा गया पहला पर्टिकुलर ये एक पूरा इंस्क्रिप्शन था. इसकी जो शैली थी वो काव्य शैली में इसको लिखा गया था, काव्य स्टाइल में इसको लिखा गया था. और आप इस चीज़ को भी डाल सकते हैं कि अगर रुद्रदामन ने इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को अडॉप्ट कराया तो यानी कि ये लैंग्वेज डोमिनेंट रूलिंग क्लास की लैंग्वेज थी. चूंकि इसको ब्राह्मणिकल कल्चर में इंपॉर्टेंट माना जाता, तो जो भी फॉरेन रूलर थे इसको लेके वो एक एसिमिलेशंस भी दिखा सकते थे. तो ये सारी चीज़ें आप इसमें रिफ्लेक्ट करके लिख सकते थे और तभी आपका आंसर कंप्लीट माना जाता. तो आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो डिस्कशन पसंद आया होगा. एंड इफ यू appreciate it, please like it, share it and subscribe it, and don't forget to hit the bell icon because हमारी अदर सीरीज यानी करंट अफेयर्स पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आ रही है. प्रवीण सर नए नए एस्पेक्ट्स पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और उनको आप देखिए ताकि आपका जो चीज़ों को देखने का नज़रिया है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होगा और डेवलप होगा. सो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे एंड स्टे होम, स्टे सेफ और ख्याल रखिए अपना और अच्छा खाइए और अच्छे से रहिए. कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन स्टडिंग एंड कीप ऑन डूइंग गुड वर्कआउट एट होम. टेक केयर, बाय बाय.